आयरन कहाँ है, आयरन ये रहा बच्चों और कॉपर ये रहा, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन डिस्प्लेस कर देगा जगह पे और कॉपर आ जाएगा आयरन की जगह पे, तो फॉर्म हो गया FeSO4। फेरस लेड ये रहा और जिंक ऊपर है, तो क्या लेड जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा? तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक नेगेटिव निकल गया तो एक पॉजिटिव चार्ज। अब रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, तो रिएक्टिविटी सीरीज को मैं अलग से बताता हूं आप सभी को। रिएक्टिविटी सीरीज बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर मेटल्स होते हैं वो हाई रिएक्टिव होते हैं, जो नीचे होते हैं वो लो रिएक्टिव होते हैं। मैं लिख देता हूं रिएक्टिविटी सीरीज को। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। क्लियर बच्चे? अब जो ऊपर के मेटल हैं वो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो नीचे के मेटल हैं वो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये सारे मेटल्स हाई रिएक्टिव होते हैं और नीचे के जो मेटल्स हैं, हाइड्रोजन के नीचे के, ये लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये जो बीच के मेटल्स हैं ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अच्छा, ऊपर से जब नीचे आओगे तो रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा। अच्छा बच्चों, रिएक्टिविटी का मतलब जैसे पोटेशियम किसी चीज के साथ में जब रिएक्ट करता है तो बहुत एनर्जी के साथ में रिएक्ट करता है, तो इसी वजह से इसकी रिएक्टिविटी हाई है। इसीलिए हम रिएक्टिविटी सीरीज में इन सब चीजों को अरेंज कर रखा है, इन सारे मेटल्स को। जब मर्क्यूरी किसी चीज के साथ में रिएक्ट करेगा तो ज्यादा हाई रिएक्ट नहीं करेगा, ज्यादा एनर्जी के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। सोडियम किसी मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो बहुत एनर्जी के साथ में रिएक्ट करेगा, इस वजह से इस मेटल का रिएक्टिविटी हाई है। तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब इसको याद करने का तरीका, इसको बच्चों याद करने का तरीका बताता हूं, याद करने का तरीका सीख लो। केदारनाथ का माली आलू जरा फीकी पकाता है, उसके बाद चाप। मैं लिख देता हूं यहां पे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीकी पकाता है, उसके बाद बच्चों चाप। क्या चीज, चाप। ये चाप, सी से कॉपर, एस से मर्क्यूरी, ए से सिल्वर और ए से गोल्ड, पी से प्लेटिनम। क्लियर बच्चों? याद करने का अच्छा तरीका है, इस चीज को याद कर लेना। आगे मूव करते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब रिएक्टिविटी सीरीज का पूरा यूज करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता यह है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लो रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेते हैं, लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से अलग कर देते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जैसे आयरन का रिएक्शन हम करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में, तो जब आयरन का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ में करवाया तो देखो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन कहाँ है, आयरन ये रहा, आयरन ये रहा बच्चों और कॉपर ये रहा, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन डिस्प्लेस कर देगा, आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। आयरन आ जाएगा कॉपर की जगह पे और कॉपर आ जाएगा आयरन की जगह पे, तो फॉर्म हो गया FeSO4, फेरस सल्फेट और कॉपर। क्लियर बच्चों? उसके बाद जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ में करवाया। जिंक हाई रिएक्टिव होता है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक आ जाएगा कॉपर की जगह पे, जिंक सल्फेट फॉर्म हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा। कॉपर का रिएक्शन करवाया सिल्वर नाइट्रेट के साथ में। अब देखो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है या सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव होता है? कॉपर कहाँ है बच्चों, ये रहा कॉपर और ये रहा सिल्वर, तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जब कॉपर का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ में हमने करवाया, कॉपर का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ में करवाया, तो कॉपर सिल्वर की जगह पे आ गया और सिल्वर कॉपर की जगह पे चला गया। क्लियर बच्चों? अब कॉपर का रिएक्शन करवाया गया जिंक सल्फेट के साथ में, तो यहां पे नो रिएक्शन लिखा हुआ है। जिंक सल्फेट के साथ में जब करवाया गया तो नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन क्यों नहीं हुआ? अगर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता जिंक से तो जिंक का जगह ले लेता, लेकिन कॉपर तो जिंक से लेस रिएक्टिव है। कॉपर देखो बच्चों, कॉपर ये रहा, कॉपर ये रहा और जिंक ये रहा, तो जिंक को कॉपर कैसे डिस्प्लेस कर पाएगा? जिंक को कॉपर कैसे डिस्प्लेस कर पाएगा?
जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो कॉपर अगर सोचे कि जिंक की जगह ले ले, कॉपर अगर सोचे कि जिंक की जगह ले ले, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा, वो केस पॉसिबल ही नहीं होगा। क्लियर बच्चे? अब प्रेडिक्टिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमें प्रेडिक्ट करना है कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। पहले केस में है मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाया गया कॉपर सल्फेट के साथ में। तो मैग्नीशियम को जब हम कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, इस वजह से क्योंकि मैग्नीशियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। मैग्नीशियम का जब कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन हुआ तो फॉर्म हुआ मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर, मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन लेड का रिएक्शन जिंक सल्फेट के साथ में करवाया गया। लेड का रिएक्शन बच्चों किसके साथ करवाया गया? जिंक सल्फेट के साथ में। लेड ये रहा और जिंक ऊपर है, तो क्या लेड जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा? लेड ये रहा बच्चों, जिंक यहाँ पे, तो लेड जो है जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? बताओ। लेड लेस रिएक्टिव है, तो लेड जिंक का जगह नहीं ले पाएगा, तो रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन नहीं हुआ, नो रिएक्शन। उसके बाद जिंक का रिएक्शन लेड नाइट्रेट के साथ में करवाया गया, जिंक का रिएक्शन लेड नाइट्रेट के साथ। अच्छा, जिंक लेड से ज्यादा क्या होता है? रिएक्टिव होता है, इस वजह से जिंक लेड को क्या किया? लेड को डिस्प्लेस कर दिया और लेड का जगह खुद ले लिया और लेड को अलग कर दिया, लेड को अलग कर दिया बच्चों। क्लियर? अब सिल्वर का रिएक्शन करवाया गया कॉपर सल्फेट के साथ, रिएक्शन नहीं हुआ। रिएक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कॉपर मेटल जो है, कॉपर मेटल क्या है? हाई रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिल्वर। क्लियर बच्चे? अच्छा, मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं? हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट? ये चीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो इसको अलग स्लाइड पे बताता हूं। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट? जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होता है सब बताऊंगा। अब मेटल क्या होता है जानो। मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। जैसे मान लो मेरे पास एक M नाम का मेटल, तो मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। मेटल्स का होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। और जो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों, नॉन मेटल्स, जैसे मान लो मेरे पास एक नॉन मेटल है, एक नॉन मेटल। क्लियर बच्चों? N का मतलब नॉन मेटल। तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो इसके पास एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे M मेटल से जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो M के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि एक नेगेटिव निकल गया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो नॉन मेटल है वो उसने क्या किया? नॉन मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो इसके ऊपर क्या आएगा? एक नेगेटिव चार्ज आ गया, एक नेगेटिव का साइन आ गया। क्लियर बच्चों? अब जो नॉन मेटल था उसके ऊपर एक नेगेटिव का चार्ज आ गया, माइनस का साइन आ गया, मतलब एक नेगेटिविटी ज्यादा हो गई। तो जो मेटल्स होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इधर लिख लो, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। क्लियर बच्चों? ये चीज पता है? अब जो मेटल हो गया या फिर नॉन मेटल हो गया, वो कब स्टेबल होते हैं? जब उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो या फिर उनका डुप्लेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट क्या होता है, डुप्लेट क्या होता है? क्लास 9 में हम सभी ने कन्फिग्रेशन रीड कर रखा है, कन्फिग्रेशन पढ़ रखा है कि एटम्स का कैसे कन्फिग्रेशन करते हैं। एक बार मैं उस चीज को रिकॉल करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक मेटल है सोडियम मेटल। सोडियम मेटल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है सोडियम मेटल का 11। तो कोई पूछे सोडियम मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका करेंगे KLMN सेल में इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे, तो 2,8,1 मतलब 281 आएगा। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन गया, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन गया, M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन गया। अब ये स्टेबल कब होगा? जब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, इसके लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अब M सेल को 7 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। M सेल को नीड है, M सेल को
नीड है कितने इलेक्ट्रॉन्स की, नीड 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन का। क्या ये पॉसिबल है कि एम सेल को 7 इलेक्ट्रॉन एम सेल गेन कर पाएगा? कोई इसे अपना 7 इलेक्ट्रॉन देगा? मेरे ख्याल से तो कोई नहीं देगा। कोई अपने 7 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करेगा? कोई अपनी स्टेबिलिटी क्यों गंवाएगा? तो अगर इस वाले सेल को, इस वाले एटम को, सोडियम एटम को स्टेबल होना है तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, Na, और Na क्या करेगा, Na प्लस बन जाएगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। अब इसका कन्फिग्रेशन क्या हो गया, अभी तक इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, कन्फिग्रेशन अब इसका होगा 2,8,0, मतलब जहां पे 1 था वो 1 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं, 2,8। अब देखो इसके लास्ट वाले सेल में, सोडियम के लास्ट वाले सेल में अभी 8 इलेक्ट्रॉन है। Na प्लस के लास्ट वाले सेल में, Na प्लस के लास्ट वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ये Na प्लस का कन्फिग्रेशन, सोडियम का कन्फिग्रेशन तो ये आया 281 और Na प्लस का 28, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। तो जो 2828 है, अब पहले वाले सेल में डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए, तो डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एल सेल में 8 कंप्लीट है। तो इसकी स्टेबिलिटी, इसने अपना स्टेबिलिटी वाला स्टेट गेन कर लिया। तो इसी वजह से मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जब मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो स्टेबल हो जाता है। अब बात करेंगे नॉन मेटल की। जो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों, उसका एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। जैसे मेरे पास क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। अच्छा बच्चों, क्लोरीन मेटल है या फिर नॉन मेटल? क्लोरीन गैस मेटल है या फिर नॉन मेटल? क्लोरीन नॉन मेटल। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे KLMN सेल में इलेक्ट्रॉन्स का, तो आएगा 288। क्लियर बच्चे? यहां पे कितना आएगा, सॉरी बच्चों, यहां पे 2887 आएगा, 2887, 287। तो लास्ट वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके लिए क्या अच्छा होगा कि ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दे, किसी दूसरे एटम को, या किसी दूसरे एटम से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से ले लेगा तो इसके लिए स्टेबिलिटी वाला स्टेट आ जाएगा। तो जो क्लोरीन नॉन मेटल होगा वो एटम को गेन करेगा, एटम को गेन करेगा। तो हमें पढ़ना ये था, जो क्लोरीन नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। हमें पढ़ना ये है कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हमने इस चीज से ये पता कर लिया कि जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और जो नॉन मेटल्स होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो जब ये इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं, तो क्या फॉर्म करते हैं, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। वही चीज हमें पढ़ना, उसी चीज को समझाने के लिए इस स्लाइड में मैं आया। अब इनका रिएक्शन करवाऊंगा कि कैसे फॉर्म होते हैं कंपाउंड। बच्चों हमें पढ़ना था हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। हमें ये पढ़ना था कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, मोस्ट मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म कैटायंस। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, कैटायन फॉर्म करते हैं। जैसे M नाम का मेटल है, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो M प्लस और E माइनस, कैटायन। M प्लस को बच्चों बोलेंगे कैटायन। ठीक है, नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म एनायंस। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं और एनायन फॉर्म कर जाता है। ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, वो तो अभी बताऊंगा अपोजिट चार्ज कैसे अट्रैक्ट करते हैं, उस चीज पे मत जाओ अभी। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे रिएक्ट कैसे करते हैं। तो इनका जो आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड जब ये रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करते हैं आयनिक कंपाउंड। उसके लिए एक नई स्लाइड का यूज करता हूं। बच्चों अब हम रिएक्शन पढ़ेंगे कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जब वो रिएक्ट करते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनता है। अब वो कैसे रिएक्ट करते हैं अभी बताता हूं। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है NaCl, NaCl सॉल्ट है मेरे पास। अब NaCl कैसे बना, हमें पता है कि जो सोडियम है Na, सोडियम क्या है बच्चों, मेटल है।
और जो क्लोरीन है Cl वो क्या है बच्चों, नॉन मेटल। अब NaCl का फॉर्मेशन पढ़ेंगे। NaCl कैसे बना, क्योंकि सोडियम मेटल रिएक्ट किया होगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ, नॉन मेटल के साथ, तभी बना होगा हमारे पास NaCl बना होगा। तो मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट किया उसी को रीड करने जा रहे हैं। इधर मैंने लिखा सोडियम, और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2 8 1। और यहां पे मैंने लिखा क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है बच्चों, 2 8 7। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। सोडियम मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन मेटल एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। ये कैसे लूज करेगा, सोडियम हो जाएगा Na प्लस में। जब सोडियम और क्लोरीन आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब इसका मतलब सोडियम Na प्लस में आके एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया। अब इसका सोडियम Na प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, इसका होगा 2 8, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन था। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये तुम्हारा क्या है, ये बच्चों कैटायन बोलेंगे, Na प्लस को हम बोलेंगे कैटायन, Na प्लस को क्या बोलेंगे, कैटायन। अब क्लोरीन क्या करेगा, जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, सॉरी सोडियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करा उसी को क्लोरीन क्या करेगा, गेन कर लेगा बच्चों। जो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा उसी को क्लोरीन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। क्लियर बच्चे, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिविटी आ गई, तो क्लोरीन Cl माइनस बन जाएगा। क्लियर, अभी तक इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन करोगे तो आएगा 2 8 8। अब देखो जो सोडियम था अभी यहाँ पे क्या था, नॉट स्टेबल, स्टेबल नहीं था, क्योंकि इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन था और लास्ट सेल में मुझे 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, अब ये स्टेबल हो गया। अब जो Na प्लस है बच्चों, Na प्लस वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, स्टेबल स्टेट में आ गया। जो क्लोरीन माइनस है, अभी ये भी बताऊंगा, क्लोरीन क्या था, यहाँ पे नॉट स्टेबल था, यहाँ पे क्या था, नॉट स्टेबल था। क्लोरीन यहाँ पे क्योंकि इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये क्या है बच्चों, नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल। लेकिन जब क्लोरीन से Cl माइनस बना तो लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्या हो गया, ये फिर से स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया। क्लियर बच्चों, सेम यहाँ पे सोडियम क्या था, स्टेबल था या नॉट स्टेबल था, इसे तो 7 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत थी लास्ट सेल में, तो यहाँ पे ये सोडियम भी क्या था, नॉट स्टेबल था। तो नॉट स्टेबल से स्टेबल में लाया, नॉट स्टेबल से स्टेबल में लाया, और ये दोनों स्टेबल स्टेबल होकर रिएक्ट कर जाएंगे, दोनों आपस में अट्रैक्ट कर जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, एक चिपकने का फोर्स लगेगा, चिपकने का फोर्स लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब चिपकने वाला फोर्स, अभी ऐसे समझो। तो ये दोनों आपस में मिलकर एक कंपाउंड बना लेंगे। तो जो इसके ऊपर प्लस का चार्ज है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज है, वो कैंसिल हो जाएगा। वो कैसे कैंसिल होगा, उसको कैसे लिखना है, उस चीज को मैं अभी अच्छे से बता रहा हूं। क्लियर बच्चों, तो देखो अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, लूज करा, उसको कैसे लिखोगे, जब इन दोनों का रिएक्शन करवाओगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो उसे लिखोगे कैसे। तो सोडियम था मेरे पास, सोडियम ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, सोडियम का सिंबल होता है Na। एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, उसको डॉट से रिप्रेजेंट करो, ऐसे डॉट लिखो। क्लियर, अब इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या बचा, क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन हुआ। क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था बच्चों, आउटर मोस्ट सेल में, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, वो चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। पहले सोडियम और क्लोरीन का जब रिएक्शन करवाऊंगा तो NaCl कंपाउंड बनेगा। तो सोडियम के पास लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन था, वो लिख दिया, जो कि डॉट से रिप्रेजेंट करा। और क्लोरीन के पास लास्ट वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो उसको क्रॉस से लिखूंगा बच्चों, क्रॉस से लिखूंगा, इसको पहले सही से लिखता हूं। ये 1 2 3 4 5 6 7
लास्ट वाले सेल में क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो सोडियम था, सोडियम के लास्ट वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो उसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज करा, सोडियम ने जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा वो यहाँ पे आ जाएगा, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे एरो से। क्लियर? तो जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, तो क्या बन गया, NaCl, Na प्लस बन गया और Cl माइनस बन गया। क्या बन गया बच्चों? Na प्लस बन गया, Na प्लस बन गया, उसको ऐसे लिखोगे Na प्लस, और Cl क्या बन गया, माइनस। तो Cl माइनस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, Cl लिखो, फिर लिखो Cl, फिर क्रॉस का साइन लगाओ, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन था, क्रॉस का साइन 7 बार लिखो। अब 1 इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट कर दो ऐसे, और नेगेटिव का साइन यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो। अब ये बन गया NaCl, Na प्लस और Cl माइनस। अब जो ये जो प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस आपस में मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। आपस में मिलके बच्चों क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज को, ये इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि Na प्लस प्लस Cl माइनस से क्या बन गया, NaCl। Na प्लस प्लस Cl माइनस से क्या बन गया बच्चों, NaCl बन गया। अब जब स्कूल में क्वेश्चन आएगा तो तुमको ये वाला स्टेप, जैसे मान लो पूछा गया फॉर्मेशन ऑफ NaCl, तुमको ये वाला स्टेप करना है, ये लिखना है, ये वाला स्टेप ऐसे शो करोगे, ये स्टेप शो करोगे, उसके बाद तुम ये वाला स्टेप लिखो, ये वाला स्टेप लिखोगे इस फॉर्म में, इसी फॉर्म में, तब तुमको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है बच्चों? अब एक फॉर्मेशन और लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 का फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 सबसे टफेस्ट फॉर्मेशन है बच्चों, सबसे टफेस्ट फॉर्मेशन है, और ये एक आयनिक कंपाउंड है। हम सबको पता चल गया कि जब मेटल और नॉन मेटल से कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो आयनिक कंपाउंड बनते हैं। तो कोई क्वेश्चन अगर आ गया फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, तो कैसे फॉर्म करोगे? अब बच्चों एल्यूमिनियम, इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, कन्फिग्रेशन इसका, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 283। तो एल्यूमिनियम 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, पॉसिबल नहीं है 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना। ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके बाद 3 बार नेगेटिव आ जाएगा, Al3 माइनस प्लस 3E माइनस, ऐसे लिखोगे। 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना पॉसिबल नहीं है एल्यूमिनियम के लिए, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना पॉसिबल है, वो ज्यादा आसानी से कर देगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, लूज कर दिया। अब इसका कन्फिग्रेशन क्या हो गया, एल्यूमिनियम 3 प्लस का कन्फिग्रेशन 28। तो अभी तक ये क्या था, नॉट स्टेबल था, अब ये स्टेबल हो गया। मतलब लास्ट वाले सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, अगर पहला सेल है, अगर तुम्हारा के सेल है तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, तब तो मान लो स्टेबल है एटम। बाकी L, M, N सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एटम नॉट स्टेबल। अब यहाँ पे L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसका मतलब एटम स्टेबल हो गया। 2,8 कन्फिग्रेशन हो गया एल्यूमिनियम 3 माइनस का। क्लियर? सेम मेरे पास ऑक्सीजन को ले लो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2,6। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और एल्यूमिनियम एक मेटल है। 2,6 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो तो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऑक्सीजन गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और क्या फॉर्म कर देगा, O2 नेगेटिव। अब जो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा, वो इसी एल्यूमिनियम से, जो एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा था, इसी 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ने ले लिया। ऑक्सीजन ने, जो एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा था, उसी 3 इलेक्ट्रॉन में से ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तब जाके O2 नेगेटिव बना। अब इसका कन्फिग O2 नेगेटिव का, O2 माइनस बोलो या O2 नेगेटिव बोलो, इसका कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2,8, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन था
अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 2,8। तो यहाँ पे नॉट स्टेबल था, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, स्टेबल हो गया। क्लियर? आई होप ये सबको समझ आया होगा। अब देखो जब 2 एल्यूमिनियम, तो एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 2 एल्यूमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन। अब एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन को लास्ट वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत है, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कितने ऑक्सीजन मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन ले पाएंगे, 3 ऑक्सीजन मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन ले पाएंगे। इसीलिए कंपाउंड बनता है Al2O3। इसीलिए जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं Al2O3। 2 एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और 3 ऑक्सीजन मिलकर 6 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अब लिखना हमें कैसे, हमें स्टेप कैसे फॉलो करना है, उसका फॉर्मेशन शो कैसे करना है। तो फर्स्ट स्टेप में ये करोगे, सेकंड स्टेप में ये करोगे। अब हमें पता है कि अब दूसरी बार दूसरा इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम लिखूं, फिर उसका भी ऐसे शो करूं कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो सेम सिमिलर होता है, इस वजह से उसे शो करने की जरूरत नहीं है। अब हम गेन करवाएंगे। यहां पे करते हैं। क्लियर? तो एल्यूमिनियम, इधर ऐसे लिखो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लास्ट वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन था, तो इसको 3 बार डॉट से रिप्रेजेंट करो। तीन बार मैंने क्या किया, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो 2 एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, बताओ, सोच के बताओ। अगर एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो 2 एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या इसको ऐसे लिखो तुम लोग, ये 6 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया। अब हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करो, 6 बार क्रॉस लगा। अच्छा बच्चों, इसी एल्यूमिनियम को एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसी चीज को 2 तरीके से लिख सकते हैं। लिख के बताता हूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मेरे पास एक एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा, और मेरे पास कितना एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम, तो 2 एल्यूमिनियम को मैं अलग अलग लिखूंगा, अलग अलग मैंने लिख दिया, अलग अलग शो कर दिया। इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा, इसने भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करा। अब 3 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा, हर एक ऑक्सीजन 2-2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तब जाके उसका। अब ऑक्सीजन का साइज थोड़ा यहाँ पे छोटा करता हूं इसको, ठीक है, 2 तो 4 6, 3 ऑक्सीजन था, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिखो, और क्रॉस 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 क्रॉस, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, फिर एक ऑक्सीजन, 1 2 5 6। ठीक है बच्चों, अब 2 एल्यूमिनियम 6 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और 3 एल्यूमिनियम मिलके, सॉरी 3 ऑक्सीजन मिलके 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। तो देखो यहां से ऐसे एरो शो करो, और एक डॉट यहाँ पे रख दो, यहां से एक एरो ऐसे शो करो यहाँ पे, और एक डॉट रख दो। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने इस एल्यूमिनियम से ले लिया, अब इस एल्यूमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ले रह गया, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे देगा, इसको दे दिया इस वाले ऑक्सीजन। अब ये वाला ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इससे भी ले लेगा, ये वाला भी एल्यूमिनियम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्लियर बच्चों? अब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इस वाले का भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसने तीनों अपने लूज कर दिया, इसने 2 गेन कर लिया, इसने 2 गेन कर लिया, है ना बच्चे?
अब ये वाला जो ऑक्सीजन है इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इससे ले लेगा फिर से, ये इसने भी ले लिया। तो अभी देखो, अभी ये एल्यूमिनियम था, इसने तीनों लूज कर दिया, इस वाले में ने भी तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और इसने 2 ले लिया, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब सारे स्टेबल फॉर्म में आ गए। अब इनका कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा, उसको एरो लगा के ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ पे लिखोगे एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम कितना था, 2 बार एल्यूमिनियम था, इसलिए यहाँ पे नीचे 2 लगा दो। 2 एल्यूमिनियम था, एक एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया, 3, तो 3 नेगेटिव। यहाँ पे लिखो 3 नेगेटिव, और 2 एल्यूमिनियम था। अब इसको बॉक्स में बंद कर दो, बॉक्स में बंद कर दो, फिर एक बॉक्स ऐसे लगाओ। ऑक्सीजन कितना था, 3 ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन मेरे पास कितना था, O3, 3 ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन को कैसे शो करोगे, पहले इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करो, तो 6 इलेक्ट्रॉन को इसके पास लिखो, 2 4 6। अब 2 बार 2, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इस एल्यूमिनियम से, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। रिप्रेजेंटेशन ध्यान से देखना बच्चों, अगर एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया तो किसी भी कंपाउंड का अगर फॉर्मेशन बोल दिया गया तो कर लोगे, इजिली कर लोगे। अब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया था, 2 नेगेटिव आया था। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया था, ये देखो ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज आया, तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज लगा दो, 2 नेगेटिव। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन थे, 3, तो उसको ऐसे कर दो। क्लियर बच्चों। अब एक चीज और, तुम लोग चाहो तो 2 को बॉक्स के बाहर लिखो और 3 को बॉक्स के बाहर लिखो, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। चाहो तो 2 को बॉक्स के बाहर लिखो, चाहो तो 3 को बॉक्स के बाहर लिखो, दोनों ही सही होगा, ये भी सही है, ये भी सही है। क्लियर बच्चों। तो इस चीज को ध्यान से सीखने का, ध्यान से समझने का जरूरत था, थोड़ा फोकस रह के, इस वजह से मैं इस चीज को आराम आराम से करवाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब बाकी आपका होमवर्क दे देता हूं इस टॉपिक से कि इस चीज का प्रैक्टिस करना, इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करना। आप करना कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इन दोनों का फॉर्मेशन करना। इनका भी फॉर्मेशन बहुत आसान है। कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन उसे गेन कर लेगा। मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन उसको गेन कर लेगा।